शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तो इसके बारे में क्या खास बात है। ब्लैक होल त्रासदी की स्मृति में प्रस्तावित एक स्मारक का विरोध पर इन्हें 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्लैक होल त्रासदी जो थी उसकी स्मृति में प्रस्तावित एक स्मारक का विरोध, ब्लैक होल त्रासदी का जब स्मारक बनाया जा रहा था तो उसका विरोध किया था इन्होंने, उस चक्कर में इन्हें 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया था। रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन, रामगढ़ में आयोजित समझौता विरोधी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को सींचा। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। समझौता विरोधी सम्मेलन जो था रामगढ़ वाला, उसकी इसने अध्यक्षता की थी, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑपरेशन यूगो कहां पर चला था, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान मणिपुर व नागा हिल्स, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान चला था मणिपुर और नागा हिल्स में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जापानी आक्रमण था। यह जापान ने आक्रमण किया था ब्रिटिश सेना के ऊपर मणिपुर और नागा हिल्स में, और ऑपरेशन का नाम था यूगो। अगस्त प्रस्ताव देखते हैं। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का वादा कर दिया गया इसमें, और संविधान सभा के गठन की भी बात की गई थी कि संविधान सभा का गठन भी कर देंगे। अफ्रीकी ऑर्फन फसल कौन सी होती है, अफ्रीकी ऑर्फन फसल देखते हैं। एक तो क्या स्थानीय खाद्य फसलें होती है, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, और कठोर मौसमी परिस्थितियों में भी ये विकसित हो जाती है, उसको बोलते हैं अफ्रीकी ऑर्फन फसल। और इसमें कौन कौन सी है, रागी हो गई, जोजोफा हो गया, जेट्रोफा हो गया, कुटकी हो गया, तो ये कैसी फसलें हैं, ये ऑर्फन फसलें हैं। आगे देखते हैं। देखिए इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली थी, कौन कौन सी है। एक तो स्थानीय खाद्य फसलें होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता इनका, और कठोर मौसमी परिस्थितियों में भी विकसित हो जाती है। आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट, थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट, ये क्या होता है, वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है। आकाश में बैंगनी व हरे प्रकाश की पट्टी दिखाई देती है, कौन कौन सी, बैंगनी और हरा। परमाणुओं साथ सौर पवनों की अंतक्रिया होती है, परमाणुओं के साथ किसकी अंतक्रिया होती है, सौर पवनों की। सौर पवन ने जब परमाणु के साथ अंतक्रिया करती है तो ऐसा होता है, और निर्माण दोनों गोलार्धों में। स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी, थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट, इसको बोलते हैं STEVE। स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन होता है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन है वो क्यों हो रहा है, जब जो सौर पवनें हैं वो परमाणुओं के साथ अंतःक्रिया करती है, तो उससे क्या होता है, आकाश में बैंगनी और हरा रंग दिखाई देता है, बैंगनी और हरे रंग की एक पट्टी दिखाई देती है। तो ये जो वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना है इसको बोलते हैं थर्मल एमिशन वेलोसिटी। आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो विदेशी अध्यक्ष रहे थे वो कौन कौन थे, तो हमने देखा 88 में बने जॉर्ज यूल, फिर 89 में जो बने थे वेडरबर्न, 89 और 10 दो बार बने थे, विलियम वेडरबर्न। हेनरी कॉटन बने थे 1904 में, हेनरी कॉटन। अल्फ्रेड वेब बने थे 1894 में। एनी बेसेंट तो थी ही, जॉर्ज यूल सबको पता होता है, एनी बेसेंट भी सबको ध्यान होता है। वेडरबर्न 2 बार बने थे, ये ध्यान रखने वाली बात है, 89 और 1910। हेनरी कॉटन 1904 में बने थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में। वेलवी कमीशन था, रॉयल कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व
वेलवी कमीशन या रॉयल कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था वेडरबर्न ने। वेलवी कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसने, ठीक है। आगे देखते हैं रेवड़ा किसान सत्याग्रह। रेवड़ा किसान सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बिहार में, रेवड़ा। यदुनंदन शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। एक महागुजरात आंदोलन भी हुआ था। महागुजरात में इंदुलाल कन्हैयालाल याग्निक ने इसका नेतृत्व किया था। महागुजरात और युग धर्म मासिक पत्रिका। महागुजरात आंदोलन था, पत्रिका कौन सी थी? युग धर्म। कहाँ, किसने निकाली थी? इंदुलाल कन्हैयालाल याग्निक ने। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव एन.जी. रंगा। अखिल भारतीय किसान महासभा के पहले महासचिव एन.जी. रंगा और अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद स्वामी। रेवड़ा किसान के यदुनंदन शर्मा और महागुजरात आंदोलन के इंदुलाल कन्हैयालाल याग्निक। तो महागुजरात आंदोलन में इंदुलाल कन्हैयालाल याग्निक थे, ठीक है। आगे देखते हैं फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन की स्थापना गांधी जी ने की थी, 36 में हुआ था। और जमींदारी व ताल्लुकादारी के उन्मूलन का प्रावधान नहीं किया गया था इसमें, और लगान में 50% की कमी करने की बात हुई थी, कि जो लगान है उसमें 50% तक कमी हो, इस पे बात हुई थी। लेकिन जमींदार और ताल्लुकादारों के उन्मूलन के प्रावधान नहीं थे। फैजपुर अधिवेशन 1936, जवाहरलाल नेहरू। अगले देखिए दांडी यात्रा में 72 में एक भी महिला नहीं थी, ये स्टेटमेंट है। और इस आंदोलन में सरोजनी नायडू सबसे पहले गिरफ्तार हुई थी। दांडी यात्रा में नहीं थी, लेकिन इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली जो महिला थी वो पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कि हम जानते हैं एचआरए बनाया था इनने। काकोरी ट्रेन का कांड किया था। कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन ट्रेन थी, सहारनपुर लखनऊ ट्रेन। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन थी। और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना एक पत्र निकाला था, कौन सा? मैनपुरी की प्रतिज्ञा पंपलेट निकाला था इन्होंने, मैनपुरी की प्रतिज्ञा। और मातृ देवी और शिवाजी समिति से संबंध रहा है। 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में थे ये। 1918 में मैनपुरी के षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम आता है। तो मैनपुरी की प्रतिज्ञा पंपलेट था इनका, मैनपुरी षड्यंत्र से भी। तो मैनपुरी शब्द किस रिलेटेड है? मैनपुरी शब्द आया तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रहना चाहिए। मैनपुरी की प्रतिज्ञा हो, मैनपुरी का षड्यंत्र हो, तो नाम आएगा राम प्रसाद बिस्मिल का। एचआरए राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे इससे। और काकोरी ट्रेन उन्होंने लूटी थी, 8 डाउन ट्रेन थी, सहारनपुर से लखनऊ वाली थी। और मातृ देवी समिति और शिवाजी समिति से भी राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े हुए थे। देसाई लियाकत समझौते की अगर हम बात करें तो देखते हैं 1945 में देसाई लियाकत समझौता हुआ था। और इसमें गठबंधन सरकार पर बातचीत हुई थी। और भूला भाई देसाई केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के नेता। भूला भाई देसाई कौन थे? केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के नेता थे ये। तथा लियाकत अली खान उस समय विधानसभा में मुस्लिम लीग के उपनेता थे। तो मुस्लिम लीग के उपनेता तो कौन हो गए? विधानसभा में लियाकत अली, और विधानसभा में ही थे भूला भाई देसाई। तो दोनों ने मिलकर के क्या करा था? एक मसौदा तैयार किया था। उन्होंने गठबंधन सरकार पर बातचीत की थी 1945 में। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों हेतु 20% सीट, कि नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो मनोनीत करती है वो संख्या बराबर होनी चाहिए, और जो अल्पसंख्यक है उनके लिए 20% सीट रिजर्व होनी चाहिए। किसमें था? लियाकत देसाई समझौते में ये बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं किया गया था। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। देसाई लियाकत 1945 में आया था, ध्यान रखना।
हमने इसके पहले पढ़ा था CR फार्मूला, वो आपको बताना है कमेंट करके कि वो क्या था, वो कब हुआ था, क्या 1944 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व की हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। तो BR अंबेडकर जो थे, इन्होंने दलितों का नेतृत्व किया था, तेज बहादुर सप्रू ने उदारवादियों का किया था, और जो श्रमिक वर्ग था उनका प्रतिनिधित्व किया था नारायण मल्हार राव जोशी ने, और इन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक है बंदी जीवन। भगवती चरण बोहरा, इन्होंने लिखा था बम का दर्शन, और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, इन्होंने लिखा था पाथेर डाबी। भारत द्वारा नेपाल में 2 जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है। कौन कौन सी? एक तो पश्चिमी सेती पनबिजली योजना, एक सेती नदी पनबिजली योजना। एक तो पश्चिमी सेती पनबिजली योजना है, एक सेती नदी पनबिजली योजना है। जो सेती है ये घाघरा में मिलती है, घाघरा को करनाली भी बोलते हैं, घाघरा में मिलती है। सेती नदी कहाँ मिलती है? घाघरा में मिलती है, घाघरा में मिलती है। घाघरा को क्या बोलते हैं? करनाली भी बोलते हैं, घाघरा को करनाली नदी भी बोलते हैं। घाघरा को क्या बोलते हैं? करनाली नदी भी बोलते हैं घाघरा को। और ये जो ट्राई जंक्शन है कौन कौन सा? भारत, चीन और नेपाल, तीनों जगह पे बहती है। और उपनाम की अगर बात करें तो इसका नाम है गंडकी नदी। सेती नदी का उपनाम है गंडकी नदी, और पश्चिमी नेपाल में प्रवाहित होती है। उद्गम इसका हिमालय है, तो हिमालय से निकलती है गंडकी नदी, इसका उपनाम है। और भारत, नेपाल और चीन तीनों जगह ये बहती है। इस पे 2 है, एक तो पश्चिमी सेती पर पनबिजली योजना है, एक सेती नदी पर पनबिजली योजना है। नेपाल में है ये 2 विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है भारत के द्वारा यहाँ पे। स्वदेशी आंदोलन पर बात कर लेते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ठाकुर कुमार झूली बांग्ला लोक कथा के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित किया। ठाकुर मार झूली जो थे, ये बांग्ला लोक कथा के माध्यम से इन्होंने सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित किया। ठाकुर मार झूली लोक कथाएं करते थे ये। ठाकुर मार झूली स्वदेशी आंदोलन के दौरान ठाकुर मार झूली बांग्ला लोक कथाएं करते थे। 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें पंजाब और बंगाल, तो देखिए बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी नाम आते ही मैंने आपको पहले भी कहा था, नाम याद आना चाहिए आपको, फजलुल हक। और यूनियनिस्ट पार्टी जो है इसके थे सिकंदर हयात। पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसके लीडर थे सिकंदर हयात। तो 1937 में पंजाब में तो किसकी पार्टी बनी थी? सिकंदर हयात की। कौन सी? यूनियनिस्ट पार्टी। कहाँ बनी थी? पंजाब में। कौन सी? यूनियनिस्ट पार्टी। और बंगाल में बनी थी कृषक प्रजा पार्टी, और इसके जो हेड थे वो फजलुल हक हो गए। आगे देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं हम लोग। सच्चिदानंद सिन्हा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, और 1921 में केंद्रीय विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे ये। सच्चिदानंद सिन्हा 1921 में केंद्रीय विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। मदन मोहन मालवीय को महामना भी बोलते हैं। ये 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 4 बार। बहुत बड़ी बात होती है, कांग्रेस के अध्यक्ष 4 बार बन गए थे। 1909 से 20 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य, 11 साल तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव के सदस्य। और BHU के संस्थापकों में थे ये। और CHS किसने बनाई थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज में कौन थी? एनी बेसेंट थी। और बनारस में कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में, BHU के संस्थापकों में मदन मोहन वालिय। और 1915 में इन्होंने क्या करा था? इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना में सहयोग करा था। और इनकी जो पत्रिकाएं देख लेते हैं, तो मर्यादा हिंदी मासिक, इनका दैनिक था लीडर ऑफ इलाहाबाद, और इनकी साप्ताहिक थी अभ्युदय। तो साप्ताहिक तो कौन सी हो गई? अभ्युदय। लीडर ऑफ इलाहाबाद हो गया अंग्रेजी में दैनिक, और मर्यादा हो गया हिंदी मासिक। कुछ आर्द्र भूमियां दे रखी है तो देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी इनका एक अलग से चैप्टर पढ़ लेंगे हम। तो देखते हैं कितनी है? 75 है। 11 जो शामिल की गई थी उनको मिलाने के बाद कितनी है? 75 है। और ये टाइम पे ऐड होती रहती है, तो एक बार आप चेक कर लेना करंट में कितना है। तो टम्पारा या तम्पारा झील है,
ये आपकी पड़ती है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? गंजाम जिले में। एक है अंसुपा झील, अंसुपा झील है आपकी कटक उड़ीसा में। नंदा झील, नंदा झील है आपकी करचोरम या गोवा में। और सिरपुर, सिरपुर मंदिर कहाँ है? इंदौर एमपी में है। सॉरी मंदिर क्या, ये सिरपुर झील है, ये है इंदौर एमपी में। तो नंदा झील कहाँ है? गोवा, नंदा। नंदा नाम सुन के ऐसे उत्तराखंड वाला फील नहीं आता? तो इसमें ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड नहीं है ये वाला नंदा। ये वाला नंदा कहाँ पे है? आपका गोवा में है। गोवा में नंदा झील। ऐसे भी याद रखते हैं, नंदी मतलब गाय होता है, तो गोवा को आप गाय से रिलेट करके थोड़ा ध्यान रख सकते हैं वैसे तो। हालांकि डायरेक्ट याद कर लो, नंदा मतलब गोवा। सिरपुर इंदौर में है। सिरपुर कहाँ है? इंदौर में। सिरपुर, सिरपुर देखो एमपी कहाँ है? मध्य प्रदेश है ना, नाम ही मध्य प्रदेश है। तो सिर मध्य में नहीं होता, सिर तो ऊपर होता है ना हमारा तो। लेकिन आपको ऐसे देखना है कि सिरपुर कहाँ है? एमपी में है, ये ध्यान रखना है, मध्य में है सिरपुर। अंसुपा झील है कटक उड़ीसा में। अंसुपा झील कटक, अंसुपा झील कटक। और टम्पारा, टम्पारा भी उड़ीसा में है। टम्पारा गंजाम जिले में। टम्पारा, ठीक है। आगे देखते हैं, 1947 में रेड क्लिफ दो सीमा आयोगों का अध्यक्ष है। 1947 में रेड क्लिफ दो सीमा आयोगों का अध्यक्ष है। पंजाब में और बंगाल में जो दोनों सीमा आयोग बने थे, उनके अध्यक्ष थे कौन? रेड क्लिफ। कब? 1947 में। विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति, 1929 को नई दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति बनाई। और इसमें शामिल थे महात्मा गांधी तो होंगे ही, क्योंकि सभी ने अभिज्ञा स्टार्ट करने वाले थे। मोतीलाल नेहरू उस टाइम काफ़ी एक्टिव थे, आपको पता है, नेहरू रिपोर्ट इन्होंने तैयार की थी। मदन मोहन मालवीय काफ़ी बड़े नेता बन चुके थे इस टाइम पे, बीएचयू बना दिया था 1915 में। 1909 से 1920 तक ये इम्पीरियल, कौन सी थी वो, क्या था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे, है ना, महामना इनको बोलते हैं। तो मदन मोहन मालवीय 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी इसमें शामिल थे बहिष्कार समिति में। जवाहरलाल नेहरू तो रहेंगे ही, क्योंकि इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे। कुछ दिनों बाद इन्होंने लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा भी फहरा दिया था। और एम ए अंसारी, ये भी विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति 1929 में शामिल थे। नौजवान भारत सभा के बारे में देखते हैं। भगत सिंह ने इसका गठन किया था 1926 में, मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा का। और इसके अध्यक्ष, नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष कौन थे? रामकृष्ण। और सचिव बने थे भगत सिंह। स्वदेशी व भाईचारे का उद्देश्य था 1928 में मजदूरों और किसानों के हितों के लिए कीर्ति किसान पार्टी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। कीर्ति किसान पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी के साथ सहयोग। नौजवान भारत सभा मार्च 1926 में भगत सिंह द्वारा गठित, 1926 में बनाई थी, डेट ध्यान रखनी है इसकी। तो भगत सिंह बहुत ही कम उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को, 1929। रामकृष्ण अध्यक्ष थे और सचिव भगत सिंह हो गए। स्वदेश बांधव समिति नाम आते ही अश्विनी कुमार दत्त दिमाग में अपने आप घूमता है। देसी उत्पादों को प्रोत्साहित कर विदेशी बहिष्कार, विदेशियों का बहिष्कार करा था इन्होंने भी। स्वदेशी उत्पादों पर बल इन्होंने यूज करने पर बल दिया था। और अश्विनी कुमार दत्त है जो इन्होंने स्वदेश बांधव समिति बनाई थी। इन्होंने एक सभा बनाई थी, कौन सी? बाकरगंज हितैषणी सभा, बाकरगंज, बाकरगंज हितैषणी सभा। एक ब्रजमोहन कॉलेज बनाया था इन्होंने। ब्रजमोहन कॉलेज किसने बनाया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेश बांधव समिति बनाई, बाकरगंज हितैषणी सभा बनाई, ब्रजमोहन कॉलेज बनाया। पुस्तक थे इनकी भारत गीति, आत्म प्रतिष्ठा और भक्ति योग। पुस्तक भारत गीति, आत्म प्रतिष्ठा और भक्ति योग। भारत गीति,
आत्म प्रतिष्ठा और भक्ति योग। अश्विनी कुमार दत्त की 3 पुस्तकें ध्यान रखनी है। भक्ति योग, आत्म प्रतिष्ठा और भारत गीति। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय HP मोदी, NR सरकार और MS अणे इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। एक तो कौन? मोदी सरकार अणे, बस यही ध्यान रखो आप। तो मोदी सरकार और अणे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो हालांकि सरनेम से आपका काम हो जाएगा अगर ऑप्शन में आया तो, लेकिन फिर भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। HP मोदी थे, NR सरकार थे और MS अणे थे। रिजले सर्कुलर क्या था? रिजले सर्कुलर 1905 में बंग भंग के बाद 1906 में जारी किया गया रिजले सर्कुलर। कार्लाइल सर्कुलर का संशोधित संस्करण था ये। राजनीतिक गतिविधियों या आंदोलन में छात्रों के भाग लेने पर रोक लगाई थी इन्होंने। छात्रों के आंदोलन में भाग लेने पर रोक लगाई थी। और वंदे मातरम व तिलक महाराज की जय दंडनीय नारे घोषित कर दिए थे। वंदे मातरम और तिलक महाराज की जय, रिजले सर्कुलर आया था। तो कार्लाइल सर्कुलर का संशोधित रूप था। जतिंद्र नाथ दास एक थे, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, जिसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जतिंद्र नाथ दास। जतिंद्र नाथ दास देखो 63 दिन की भूख हड़ताल पर रहे थे और 1929 में इनकी जतिंदा की मृत्यु हो गई। 1929 में, तो इनको बाघा जतिन भी बोलते हैं। 63 दिन, कितने दिन? 63 दिन। 63 दिन बहुत होते हैं। 63 दिन ये भूख हड़ताल पर रहे थे। नील रतन सरकार चिकित्सा, शिक्षा, स्वदेशी उद्यम में योगदान था इनका। और बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी। चिकित्सा, शिक्षा और स्वदेशी उद्यम में योगदान। जगदीश चंद्र बोस, जानवर और पौधों में काफी समानता बताई इन्होंने। और इन्होंने बताया कि पौधे उष्मा, ठंड, प्रकाश, ध्वनि और कई अन्य बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार यह पौधों की सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने। और इन्होंने बताया कि पौधे भी मानव की तरह अनुभव कर सकते हैं चीजों का, उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं वो। प्रफुल्ल चंद्र रे, मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की इसने। मर्क्यूरस नाइट्राइट, भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं इनको। तो मर्क्यूरस ध्यान रहेगा। पहली दवा कंपनी देश की बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। देश की पहली दवा कंपनी थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना किसने की? प्रफुल्ल चंद्र ने। उन्होंने कहा कि अब किसी को बीमार नहीं होने दूंगा, सबको खुश रखूंगा, प्रफुल्लित रखूंगा। तो कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र रे। क्या किया था इन्होंने? पहली केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड दवा कंपनी, देश की पहली दवा कंपनी, उन्होंने दवा बनाई और कहा आप सब खुश रहो, बीमार नहीं होने दूंगा मैं। प्रफुल्ल चंद्र रे। और मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की इन्होंने। मर्क्यूरस, और उनको रसायन विज्ञान के पिता भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो एक तो रसायन हो गया और एक दवा से भी रिलेट करना है आपको इसको। दवा भी हो गया, रसायन भी हो गया, और नाइट्राइट, मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की इन्होंने। मेघनाथ साहा के बारे में क्या जानते हैं आप? मेघनाथ साहा खगोलीय भौतिकी में योगदान के लिए फेमस रहे। दत्त ब्रेडले अभिधारणा, दत्त और ब्रेडले साम्यवादियों के लिए लोकप्रिय दस्तावेज है। दत्त ब्रेडले क्या है? साम्यवादियों का दस्तावेज है। साम्यवादियों के लिए लोकप्रिय दस्तावेज है दत्त ब्रेडले। लाला लाजपत राय
के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय होम रूल लीग ऑफ अमेरिका से जुड़े थे। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था इसका, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। सोशल सर्विस लीग 1911, सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी। लाला लाजपत राय के प्रकाशन देखो, मेरे निर्वासन की कहानी, आर्य समाज, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की बुक लिखी थी। यूएसए में गए थे और यूएसए में किससे ये संपर्क में थे, होम रूल लीग जो थी वहाँ यूएसए में होम रूल लीग से संबंधित थे ये। और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, एक तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो किसकी थी, 1905 में बनी थी गोखले की। और सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, अगर इंडिया की जगह पीपल कर देते तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल से कौन जुड़े थे, लाला लाजपत राय जुड़े थे। सोशल सर्विस लीग 1911 नारायण मल्हार राव जोशी हमारा हो गया था। प्रकाशन हम देख रहे थे किसका, लाला लाजपत राय का। तो मेरे निर्वासन की कहानी, आर्य समाज, यूएसए एक हिंदू प्रभाव, यंग इंडिया और इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, यंग इंडिया, यूएसए एक हिंदू प्रभाव, मेरे निर्वासन की कहानी और आर्य समाज, ये बुक थी इनकी। वारीसाल सम्मेलन 1906 में हुआ था। और वारीसाल सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। वंदे मातरम पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध, वारीसाल सम्मेलन 1906 था। तो इसमें वंदे मातरम पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। और वारीसाल सम्मेलन का मुसलमानों ने भी बहिष्कार नहीं किया था और इसकी आयोजक मुस्लिम जनता थी और अध्यक्ष था अब्दुल रसूल ने किया था, बंगाल प्रांतीय लोक सम्मेलन। तो वारीसाल सम्मेलन 1906 ध्यान रखना है, मुस्लिमों का है। मुस्लिमों में कौन कौन थे, मतलब मुस्लिम जनता ने इसका आयोजन करवाया था और इसकी अध्यक्षता की थी अब्दुल रसूल ने। वंदे मातरम पर अंग्रेजों द्वारा इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। अहमदाबाद मील हड़ताल, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। अहमदाबाद मील हड़ताल गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। अहमदाबाद मील हड़ताल में गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी और जो पहला सत्याग्रह उनका यहाँ पे आंदोलन था वो कौन था, चंपारण में इन्होंने आके। लोथियन समिति क्या है, गठन 1932 में हुआ था। मताधिकार से संबंधित मामले देखते के लिए ये गठित की गई थी लोथियन समिति। और प्रांतों में 2% से 5% सीट महिलाओं हेतु आरक्षण करने की बात की थी इसने, 2% से 5% सीट महिलाओं हेतु प्रांतों में। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को खारिज कर दिया इसने। और सांप्रदायिक पंचायत इसी के निर्देशों पर आधारित है, सांप्रदायिक पंचायत लोथियन समिति के ही निष्कर्षों पर आधारित है। 1932 में मताधिकार से संबंधित मामलों के लिए इसका गठन किया गया था। मेरठ षड्यंत्र 20 मार्च 1929 को भारत के विभिन्न हिस्सों से 31 साम्यवादियों श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 31 साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया कब, 20 मार्च 1929 को। ये कौन सा षड्यंत्र था, मेरठ षड्यंत्र था। मार्च 29, 20 मार्च 29 को 31 साम्यवादियों को उठा लिया। दिल्ली षड्यंत्र केस तो हार्डिंग बम कांड था। हार्डिंग बम कांड के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, रासबिहारी बोस 1912 में ही था ये तो। और पेशावर षड्यंत्र मामला कब था, पेशावर मुजाहिरों के खिलाफ एक मुकदमा था 1922 से 27 में। पेशावर षड्यंत्र मामला, मुजाहिरों के खिलाफ एक मुकदमा 1922 से 27 तक चला था ये। और कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला 1924 में उभरते साम्यवादी एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, मलिनी गुप्ता, सिंगारवेलू चेटियार, गुलाम हुसैन को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया 1924 में ही।
कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला, पेशावर 1922 से 27, दिल्ली 1912 और मेरठ 1929, मार्च 1929 में। मेरठ बहुत लेट हो गया था। गठन देखते हैं। मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ। वैचारिक रूप से रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ज्यादा करीब थी। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो थी ये कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ज़्यादा नज़दीक थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण ने इसको बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को। और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन था इसको। और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएसएसआर के मित्र राष्ट्रों के साथ आने पर भी मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया था इसने। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ? मार्च 1940। लोदी और मोदी समझौता, लीस मोदी समझौता कब हुआ? 1933 में। लंकाशायर भारतीय कच्चा कपास खरीदेगा तथा भारत भी जापान की बजाय ब्रिटेन को वरीयता देगा। तो लीस मोदी समझौता हुआ था 1933 में और ये किसी व्यापार से संबंधित था। 1933 वाला जो लीस मोदी समझौता था इसमें बात हुई थी कि भारत कच्चा कपास किससे खरीदेगा? भारतीय कच्चा कपास खरीदेगा तथा भारत भी जापान की बजाय ब्रिटेन को वरीयता देगा। जापान की बजाय ब्रिटेन को वरीयता देगा। ठीक है, तो लीस मोदी समझौता व्यापार से रिलेटेड था। व्यापार भी किसका था? कपास व्यापार से रिलेटेड था। लीस मोदी समझौता कब हुआ था? 1933 में, ध्यान रखना। इसमें यह था कि भारत जो है ब्रिटेन को निर्यात करेगा और भारत भी जापान की बजाय ब्रिटेन को वरीयता देगा इसमें। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनी थी। 1938 में बनी थी राष्ट्रीय योजना समिति। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति गठित की थी। आगे देखते हैं बॉम्बे मैनिफेस्टो। 1936 में बॉम्बे के 21 उद्योगपतियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया क्या? बॉम्बे मैनिफेस्टो। एक राष्ट्र एक उर्वरक, सभी कंपनियां बोरियों पर भारत ब्रांड सब्सिडी योजना के लोगों का प्रयोग करेगी और इसे पीएम जन उर्वरक परियोजना के तहत प्रारंभ किया गया है। यही है एक राष्ट्र एक उर्वरक। भारत लिखा जाएगा, भारत ब्रांड होगा और सब्सिडी योजना के लोगों का प्रयोग करेगी और इसे पीएम जन उर्वरक परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है। पीएम जन उर्वरक योजना के तहत लॉन्च किया गया है इसका। तिलक के होम रूल की अध्यक्षता, तिलक का जो होम रूल था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जोसेफ बाप्टिस्टा। तो होम रूल की अध्यक्षता, तिलक वाला जो होम रूल था उसकी अध्यक्षता इन्होंने खुद नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता की थी जोसेफ बाप्टिस्टा। और इसके जो सचिव बने थे तो एक तो गोखले बने थे और एक एनसी केलकर बने थे। एनसी केलकर और गोखले। तिलक व बिसेंट दोनों की लीग के प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से स्वतंत्र रूप से ब्रिटेन गए। तिलक और बिसेंट दोनों की लीग के प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से स्वतंत्र रूप से ब्रिटेन गए, जहां उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष शीघ्र उत्तरदायी सरकार के गठन का अनुरोध किया। तो ये लोग ब्रिटेन भी गए थे। कांग्रेस तो जाती रहती थी लेकिन उसके अलावा गए थे तिलक और बिसेंट जो थे, इन्होंने अपने दूत भेजे थे दोनों ने। और ये कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से अलग जाते थे। कांग्रेस में एनी बेसेंट को सुशासन के प्रचार प्रसार का अवसर दिया गया, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में तिलक को इंडियन होम रूल लीग और उसकी शाखाओं को यह अवसर नहीं दिए गए। सुशासन के प्रचार के लिए एनी बेसेंट के तो परमिशन दे दी थी लेकिन तिलक को नहीं दी थी लखनऊ अधिवेशन में।
फिर से कुछ जो साम्यवादी है उनसे रिलेटेड बात जान लेते हैं। मुजफ्फर अहमद 1920, मुजफ्फर अहमद 1920। नजरुल इस्लाम के साथ दैनिक अखबार, नजरुल इस्लाम के साथ दैनिक अखबार नवयुग का संपादन। कानपुर षड्यंत्र केस में सजा हो गई थी इनको, कानपुर षड्यंत्र केस में फंस गए थे 1924 में। कानपुर षड्यंत्र केस आया था, उसमें फंस गए थे मुजफ्फर अहमद। नवयुग का संपादन दैनिक अखबार था, नजरुल इस्लाम के साथ दैनिक अखबार नवयुग का संपादन, दैनिक अखबार था नवयुग का संपादन नजरुल इस्लाम का 1920 में। श्रीपद अमृत ढांगे सीपीआई के संस्थापक सदस्य थे ये, तथा भारतीय ट्रेड यूनियन के नेता। श्रीपद अमृत डांगे ट्रेड यूनियन के नेता थे और 16 वर्ष के लिए जेल की सजा। ट्रेड यूनियनों से संबंधित थे, ध्यान रखना, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन। पूरन चंद जोशी अक्टूबर 1928 में मेरठ में गठित वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ऑफ यूपी के महासचिव थे। अक्टूबर 1928 में मेरठ में गठित पूरन चंद जोशी, अक्टूबर 1928 वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ऑफ यूपी के महासचिव थे ये। तो पूरन चंद जोशी जी कहाँ पे थे? यूपी में थे, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के। मेरठ षड्यंत्र केस में इन तीनों के साथ शौकत उस्मानी, सोहन सिंह जोश, केदारनाथ सहगल, गोविंद चंद्र रामचंद्र कासले, राधा रमन मित्र भी शामिल। तो ध्यान रखना है, मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 में, मार्च 1929 में हम लोग पढ़ चुके हैं, और मार्च में 20 मार्च था ये लगभग। तो मेरठ षड्यंत्र केस में इन तीनों के साथ शौकत उस्मानी, सोहन सिंह जोश, केदारनाथ सहगल, गोविंद रामचंद्र कासले और राधा रमन मित्र, राधा रमन, गोविंद, ये भी साम्यवादी थे। केदारनाथ सहगल, सोहन सिंह जोश, ये सब गिरफ्तार हुए थे मेरठ वाले केस में। तूतीकोरिन कोरल मिल हड़ताल है, तो ये देखते हैं। इसका जो स्वामित्व है वो अंग्रेजों के पास था, और नेतृत्व इसका चिदम्बरम ने किया था, वीओ चिदम्बरम, वीओ चिदम्बरम ने किया था। कोरल मिल हड़ताल हुई थी, मजदूरों ने काम के घंटे कम करने व वेतन की मांग की तूतीकोरिन कोरल मिल में। स्वामित्व अंग्रेजों के पास था इसका, नेतृत्व वीओ चिदम्बरम। आगे देखते हैं चौडलर बाउल, चाडलर बाउल, ये क्या होता है? पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन धुरी के विचलन से है, पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन धुरी के विचलन से है चाडलर बाउल का संबंध। और 29 जून 2022 अब तक का सबसे छोटा दिन है, 29 जून 2022। तो पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी की घूर्णन धुरी के विचलन से है चाडलर बाउल का संबंध, और 29 जून 2022 जो था अब तक का सबसे छोटा दिन है इनके अनुसार, चाडलर बाउल के अनुसार। घूर्णन से रिलेटेड है, ध्यान रखना है, घूर्णन और धुरी के विचलन से रिलेटेड है चाडलर बाउल। आगे देखते हैं 1906 शिमला शिष्टमंडल। शिमला शिष्टमंडल जो था 1906 का, आगा खान गए थे इसमें, नेतृत्व आगा खान ने किया था शिमला शिष्टमंडल का 1906 वाला। और वायसराय के समक्ष पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व की मांग, और लॉर्ड मिल्टन ने मांग स्वीकार भी कर ली थी। अंग्रेज तो चाहते ही थे, मांग स्वीकार भी कर ली थी, क्योंकि पार्लियामेंटो सुधार में तो फिर ये आ गया था। तो शिमला शिष्टमंडल में कौन गए थे? आगा खान। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं दिया, न ही मुस्लिम लीग ने। तो आधिकारिक तौर पर जो ये नेवी वाला विद्रोह था, इसको न तो कांग्रेस ने समर्थन दिया और न ही मुस्लिम लीग ने, ये ध्यान रखने वाली बात है। 1919 में मताधिकार सीमित, 1919 में मताधिकार दिए गए थे, वो सीमित दिए गए थे। क्या क्या प्रावधान थे? देखो, 10,000 उसकी कम से कम आय होनी चाहिए, तभी वोट डाल सकता है। विश्वविद्यालय के सर्वोच्च सदन का सदस्य होना आवश्यक था, सर्वोच्च सदन का सदस्य होना आवश्यक था। और विधान परिषद के सदस्य के रूप में कुछ अनुभव होना आवश्यक है, विधान परिषद के सदस्य के रूप में कुछ अनुभव।
तो 1919 में मताधिकार काफ़ी सीमित था। और लास्ट में पढ़ते हैं गोपीनाथ साहा। तो गोपीनाथ साहा जो है ये 1924 में इन्होंने चार्ल्स टेगार्ड की हत्या कर दी थी। कलकत्ता के घृणित पुलिस अधिकारी थे चार्ल्स टेगार्ड। गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टेगार्ड की हत्या कर दी। टेगार्ड, टे को गार्ड दिया, टेगार्ड, गोपीनाथ साहा ने 1924 में। और 1924 में गांधी के कहने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने गोपीनाथ साहा की कार्रवाई को अनुचित कहा। गांधी जी ने कमेटी बैठाई थी और उन्होंने इसको, ऑल इंडिया जो कांग्रेस थी, कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने इसको निंदनीय कहा, अनुचित कहा। कलकत्ता में घृणित पुलिस अधिकारी की हत्या की थी इसने और उसका नाम था टेगार्ड 1924 में। चलो इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट होती है।